डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम विज्ञान का हाफ ईयरली पेपर जो है सोल्व करने जा रहे हैं, जो सितंबर 2022 में इस बार आया है। तो शुरू करते हैं। हमने एक विद्यार्थी अमित का पेपर लिया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिल्वर क्लोराइड का अपघटन 2AgCl, जो कि आपका टूटेगा 2Ag और Cl2 के अंदर, और इसका रंग धूसर रंग हो जाता है। ये प्रकाश के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील आपका यौगिक होता है, और इसका इस्तेमाल हम फोटोग्राफी में भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। एक साथ ये तीनों परिवर्तन होते हैं तब आपका इंद्रधनुष बनता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर आएगा साइटोकाइनिन। चौथा प्रश्न, अभिकथन और कारण दे रखे हैं। अभिकथन दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, यह वह दोष है जिसमें केवल दूर की वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। कारण इसका जो दे रखा है, दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तर लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। देखिए, अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं है, इसलिए इसका उत्तर आना है ख, कि ए और आर दोनों ही सत्य है, लेकिन आर जो है, कारण जो है, वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वैसे बातें दोनों ही सही हैं। पांचवा प्रश्न है, 3 विलयन दे रखे हैं ए, बी और सी, जिनका पीएच मान क्रमशः 6, 8 और 9.5 है। किस विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? जो जितना ज़्यादा क्षारीय होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा OH माइनस आयन की सांद्रता होती है। तो इसमें जो आपका 9.5 पीएच वाला विलयन सी है, उसमें OH माइनस की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। चलिए छठे प्रश्न की तरफ। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा सिनेप्स या अंतर्गथन। सातवां प्रश्न है, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है सफाइग्मो मैनोमीटर। आठवां प्रश्न है, जब अंडा निषेचित नहीं होता तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऋतुस्राव आरंभ हो जाता है, जिसका मतलब है कि गर्भाशय की जो लचीली भित्ति रक्त व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से निष्कासित कर दी जाती है। नवा प्रश्न, ये आपका एक न्यूमेरिकल था। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाए? देखिए, यहाँ पर ऊंचाई से कोई आपका लेना देना नहीं है। इसमें आपको फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, आपको प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और आपने क्या करना है, आपने बिंब की दूरी निकालना है। आपको दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि 1/v जमा 1/u बराबर 1/f के बराबर होता है। यहाँ पर फोकस दूरी हम -20 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। साथ प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो जो है वास्तविक बनेगा, तो इसलिए उसके साथ भी हम -30 माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लिखेंगे, इसलिए उसकी दूरी होगी -30 सेंटीमीटर। तो हम u का मान निकाल लेंगे दर्पण के सूत्र में मान भरकर, तो हमारा जो आएगा वो -60 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर आएगा। चलिए 10वां प्रश्न क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर विद्यार्थी ने लिखा है कि प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रकाश के इसी अपवर्तन के कारण हम तारे की आभासी स्थिति को देखते हैं, क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है, जिससे हमें उसकी आभासी स्थिति थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है वास्तविक स्थिति से। तो प्रकाश के इसी अपवर्तन के कारण हम तारे की आभासी स्थिति को देखते हैं। तारे हमसे बहुत दूर है, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत माने गए हैं। हमारे वायुमंडल की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो निरंतर बदलती रहती है, जिसके कारण भिन्न भिन्न दिशाओं से हमारी आंखों में जो है प्रकाश प्रवेश करता है, और हमें जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक बदलता रहेगा वायु का जो है लगातार। 11वां प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? आपको कोई 2 अवलोकन लिखने थे। तो आप सभी जानते हैं कि जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी,
जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो आपका नीले रंग का विलयन है वो हरे रंग के विलयन में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का निर्माण होगा। साथ ही कॉपर कील के ऊपर कॉपर जो है वो कील के ऊपर निक्षेपित हो जाएगा, उसका रंग भी आपका भूरा हो जाएगा। तो ये दो निक्षेपण आपने एक साथ लिखने थे। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है? अपवर्तन का नियम भी लिखना है। तो विद्यार्थी ने क्या लिखा है कि प्रकाश का प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में जाने पर उसका वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और उसकी दिशा में भी परिवर्तन होगा। यदि वो प्रकाशिक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, चाल कम हो जाएगी। और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर जाएगा और उसकी चाल पुनः बढ़ जाएगी। अपवर्तन का नियम क्या कहता है? इसके दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के युग्म और किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर जो होता है ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसार अर्थात विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो इसका जो विद्यार्थी ने उत्तर लिखा है, इसके अनेक प्रकार से उत्तर लिखे जा सकते थे कि मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन साधारण विसरण द्वारा सभी अंगों तक नहीं पहुंच सकती। बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संरचना बहुत ही जटिल होती है। मानव में 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ भेजी जाती है। विसरण से ऑक्सीजन के एक अणु को हृदय से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष लग जाएंगे यदि हीमोग्लोबिन ना हो तो, मात्र विसरण से। मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों के शरीर को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो साधारण विसरण द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। इससे इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जो है और भोजन को विकसित करने में भी जो विसरण होता है वो के द्वारा ये सब कुछ संभव नहीं होता है। चलिए 14वां प्रश्न है आपका। ये अब 5-5 अंक वाले आपके प्रश्न शुरू हो चुके हैं कि धावन सोडा बेकिंग सोडे से कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देना है और धावन सोडे का आपको उपयोग भी लिखना है। देखिए धावन सोडा अर्थात कपड़े धोने का सोडा, और जब आप बेकिंग सोडे मीठे सोडे को गर्म करते हैं तब धावन सोडा प्राप्त होता है। इसके लिए समीकरण आपको दिया गया है कि NaHCO3 को जब आप हीट करोगे तो NO2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। इसको संतुलित करने के लिए आपने मात्र क्या करना है, NaHCO3 के साथ 2 लिख देना है। तो आपके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर हो जाएगी। उसके पश्चात आप क्या करोगे, आप जो प्राप्त Na2CO3 है उसका जल के द्वारा पुनः क्रिस्टलीकरण करोगे और उसके साथ 10 जल के अणु जुड़ जाएंगे तो सूत्र बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडे का सही सूत्र आपका होता है। धावन सोडे का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? कठोर जल को मृदु करने में, कांच एवं साबुन उद्योग के अंदर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न था, एक चमकदार भूरे रंग के तत्व X को वायु में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X एवं उससे बनने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है कि आपने कॉपर जो कि भूरे रंग का होता है उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड एक काले रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जिसका सूत्र CuO होता है। चलिए सी प्रश्न है, जल में अत्यधिक घुलनशील क्षारकों का क्या नाम है? उनको हम क्षार कहते हैं। इसका जो उदाहरण आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब जो विद्यार्थी ने इसके जो अटेम्प्ट किया है वो आपका बी पार्ट किया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्मोचन होता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसके साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है ATP के रूप में। इसीलिए इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बी प्रश्न है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस
का रासायनिक सूत्र लिखें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। इसके साथ आधा जल का अणु होता है। तो हम इसका रासायनिक नाम देंगे वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है जी। और उसको हम कैसे बना सकते हैं कि जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसमें से 3/2 जल आपका बाहर निकल जाता है और जो आपको बचता है CaSO4 डॉट हाफ H2O ये आपका POP होता है। तो इसका उपयोग क्या है? बुत या स्टैचू बनाने में, छतों पर डिज़ाइन बनाने में, दीवारें समतल करने में, टूटी हड्डियों को सही स्थिति में रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न था अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के रूप में एक ठोस अवक्षेप का निर्माण होता है उसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो विद्यार्थी ने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में एल्युमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट नाम के एक अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है। चलिए अब 15वां प्रश्न है आपका। विद्यार्थी ने क्योंकि बी भाग किया है इसको हम ही ले रहे हैं कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर था वृक्क, किडनी जिसको हम कहते हैं, ये एक जोड़ा होता है। मानव में मुख्य उत्सर्जी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया। और तीसरा प्रश्न इसमें था कि यदि किसी व्यक्ति की वृक्क ठीक से काम नहीं कर रही हो तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा अपोहन अर्थात डायलिसिस। बी में आपने क्या करना था? उसमें मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। तो ये विद्यार्थी ने मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाया है जिसमें आपको सभी भागों को नामांकित भी करना था और उसको एक सुंदर रूप देना था। तो इसमें आपको 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, महाशिरा, महाधमनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए जो विद्यार्थी ने किया उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है? वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय जो बिना ऑक्सीजन के होता है। वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ज़्यादा ATP उत्पन्न होते हैं 38 ATP, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, मात्र 2 ATP आपके उत्पन्न होते हैं। वायवीय श्वसन जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है ये आपका कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाता है। वायवीय श्वसन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो मनुष्य है और अवायवीय श्वसन का जो उदाहरण वो आपका ईस्ट या खमीर होता है। और उसके बाद आपको मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना था। तो ये विद्यार्थी ने मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाया है जिसमें आप कुल 4 कोष्ठक देख सकते हैं। हृदय का बायां हिस्सा लाल क्योंकि उसमें ऑक्सीजनित रक्त बहता है दिखाया गया है, जबकि नीला हिस्सा दाएं हिस्से को नीला दिखाया गया क्योंकि उसमें ऑक्सीजनित रक्त बहता है। आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि जो फुफ्फुस शिरा है वो किस में आ रही है? वो आपके बाएं अलिंद में आ रही है और बाएं नीले से क्या निकल रही है? बाएं नीले से आपकी महाधमनी निकल रही है, जबकि दाएं हिस्से के अलिंद में महाशिरा जा रही है, जबकि जो नीले से निकल रही है वो आपकी फुफ्फुस धमनी निकल रही है। तो इसी के साथ आपका ये पेपर जो है पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आपने इनके सही उत्तर जान लिए होंगे। अगली बार आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।